नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो लगभग सभी डॉक्टर्स को परेशान करता है, यहाँ तक कि हमारे होम्योपैथी के स्टालवर्ड्स को भी ये उतना ही सताता है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने अभी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है और होम्योपैथिक सिस्टम को वेरीफाई कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिकरेंस ऑफ डिजीज एक्चुअली क्या है? व्हाट इज दिस? रिकरेंस मतलब हैनीमैन सर कहते हैं कि वही डिजीज का बार बार वापस आ जाना जिसे आपने ठीक कर दिया था थ्रू योर ट्रीटमेंट। इवन स्वयं डॉक्टर हैनीमैन सर इस बात से परेशान थे और इस से बाहर आने के लिए, इस इशू को सॉल्व करने के लिए उन्होंने लगभग पूरी ज़िंदगी काम किया और इतना काम किया कि वो लास्ट के एडिशन में ये कहने की स्टेट में आए कि इट इज़ एन ऑलमोस्ट परफेक्ट साइंस। और हमारे लिए एक ऐसी साइंस छोड़ के गए हैं जहाँ पर अगर हम किसी तरीके से ये समझ लें उस साइंस की टर्म्स एंड कंडीशंस हैनीमैन सर के अनुसार वो कैसे काम करती है, तो डेफिनेटली हम रिकरेंस के मुद्दे को कई हद तक बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं। अगर इस मुद्दे को ठीक से समझना है तो हमें हैनीमैन सर के 3 बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा। पहली बुक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड दूसरी बुक द क्रॉनिक डिजीज एंड तीसरी बुक द लेसर राइटिंग। तो अभी हम फिलहाल ऑर्गेनन पे बात करते हैं। 6th एडिशन में वो कौन सी बातें हैं, अगर हम उन्हें समझ लें तो हम डेफिनेटली इस रिकरेंस के मुद्दे को ठीक से समझ भी सकते हैं एंड इस मुद्दे को डील करने का उपाय भी मिल सकता है। एफोरिज्म 6 में अगर हम देखें तो हैनीमैन सर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिजीज़। व्हाट इज़ द डिजीज़ का मतलब है कि डिजीज़ क्या है ये समझना है, पर ये डिजीज़ को समझने के लिए वो कह रहे हैं कि पहले अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होना, जिस तरीके से डिजीज़ समझना है उस स्थिति को अडॉप्ट करने की अगर आप में समझ है और डिजीज़ की भी समझ है कि डिजीज़ क्या है, इन दोनों को देखना, उस स्थिति में रहना आपको आ जाता है, तो डेफिनेटली आप रिकरेंस के मुद्दे को बहुत हद तक आसानी से डील कर पाएंगे। नेक्स्ट एफोरिज्म जो है वो 74 है। अगर 74 को समझें तो जनरली इसका बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन और मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है। जनरली हमारे कुछ इंडियन स्टॉलवर्ड्स ने एंड कुछ फॉरेनर्स ने इस एफोरिज्म को रिप्रेजेंट किया है कि ये मियाज़म का मैनिफेस्टेशन है, जबकि हैनीमैन सर यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहे हैं। हैनीमैन सर कहते हैं कि ये जो है ना, एलोपैथिक मेडिसिन द्वारा असॉल्टिंग और मल ट्रीटमेंट के बाद जो बॉडी का रिएक्शन है, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट है, उन साइड इफ़ेक्ट्स को डील करना थ्रू द होम्योपैथिक मेडिसिन्स अगर आपको आ जाता है तो आप इस रिकरेंस के मुद्दे को समझ सकते हैं। जनरली जब डाइंग पेशेंट होता है, स्पेशली बहुत ज़्यादा मल ट्रीटमेंट या असॉल्टिंग हो चुका होता है, या फिर हाई डीप पैथोलॉजी के केसेस जब आप डील कर रहे होते हो थ्रू योर मेडिसिन्स, तो मेडिसिन को उसको अप्रोप्रिएट सिमिलिमम के साथ साथ डोज और पोटेंसी को भी ध्यान और रिपीटेशंस का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। अगर ऐसी कहीं पे भी गलती हो रही है और आपका पेशेंट आपकी बात को नहीं समझ पा रहा या आप खुद कोई गलती कर जाते हो, तो पेशेंट की लाइफ को खतरा हो सकता है, या फिर जिस चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट दिखा वो फिर वही स्टेट में वापस जा सकता है। तो इसलिए 74 को डील करना, और एक और चीज़ है कि 74 और 77
बिल्कुल भी हैनीमैन सर कह रहे हैं ये ट्रू क्रोनिक डिजीज नहीं है। तो जैसा कि नेक्स्ट एफोरिज्म जहाँ पे 77 की बात कर रहे हैं हम, 77 में हैनीमैन सर कहते हैं कि अगर व्यक्ति की मोड ऑफ लिविंग डिसऑर्डर्ड है, अगर व्यक्ति इस तरीके से जी रहा है जिससे वो बीमार पड़ सकता है या पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आप अगर प्रॉपर मेडिकेशन भी कर रहे हो तो भी रिकरेंस के मुद्दे आपके सामने आएंगे। इसका समाधान जो है, सॉल्यूशन है, डॉक्टर हैनीमैन 252 में देते हैं। कहते हैं कि कितना भी ग्रेट एंटीसोरिक सिमिलिमम चाहे कितना भी अप्रोप्रिएट डोज और उसकी क्वांटिटी एंड उसका रिपीटेशन अगर आप डिसाइड कर लो, अगर व्यक्ति अपनी मोड ऑफ लिविंग या यहाँ पे दूसरी भाषा में कह सकते हैं मेंटेनिंग कॉज या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को करेक्ट नहीं करता है, तो आप उसे पूरी तरीके से ठीक करने में हो सकता है कि असफल हो जाए और रिकरेंस देखने को मिले। तो ये भी एक रिकरेंस का मुद्दा है। अगर आप इसे सिर्फ सोचते हैं कि हर हाल में ट्रीटमेंट से ही सब हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट समझ है। अब एफोरिज्म 205 पर बात करते हैं। यहाँ पर हैनीमैन सर हमें ये समझाते हैं कि ऐसे पेशेंट जहाँ पे कहीं पर ग्रोथ, लंप, ट्यूमर बनना स्टार्ट हो गया है बॉडी में, तो इस केस में मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में हैनीमैन सर ने लिखा है कि इस केस में कहीं से भी अगर आप इंसिजन, इन्यूक्लिएशन या कट मारते हैं तो आप पेशेंट को तेज़ी से मौत की तरफ धकेल सकते हैं। एंड चाहे और अगर कहीं डाउट में है, कैंसरस डाउट में, अगर आप बायोप्सी के थ्रू डायग्नोसिस करते हैं और वहाँ पर कैंसर डायग्नोस हो भी जाता है, तो डेफिनेटली आप वही कर रहे हैं, पेशेंट को डेथ की तरफ धकेल रहे हैं। फिर बाद में आप कुछ भी कर लें, इस पेशेंट को, उसकी लाइफ को एक्सटेंशन करने में बहुत मुश्किल होती है। एंड कभी कभी यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिलती है, बट ड्यू टू 205 का वायलेशन की वजह से बहुत बार रिकरेंस देखने को मिल सकता है। आपका पेशेंट कैंसर का था, आपने बायोप्सी के बाद या रिमूवल ऑफ दैट ऑर्गन के बाद भी ठीक किया, इम्प्रूवमेंट हुआ, बट वहाँ पे ठीक होने के बाद रिकरेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि टेंडेंसी को एक्सीलरेट कर दिया गया है थ्रू द बायोप्सी, इंसिजन, न्यूक्लिएशन या रिमूवल ऑफ दैट ऑर्गन, और मेटास्टेसिस की स्टेट में पेशेंट कभी भी जा सकता है। तो जो 205 है, ये भी एक बहुत बड़ी नासमझी है। 200 साल हो गए हैनीमैन सर को इस बात को लिखे हुए। एलोपैथ अभी भी इस चीज़ को रिकमेंड करके बार बार पेशेंट का जीवन नरक बना रहे, और हमारे होम्योपैथ भी का भी वही हाल है लगभग। उन्हें भी ये पता नहीं है, तो वो एजुकेट कर नहीं पाते अपने पेशेंट को। आपसे गुजारिश है कि वीडियो आपको कंटिन्यूटी में मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सैमुअल हैनीमैन, होम्यो साइंस।